गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज सॉल्यूशन के 10वें लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10। अब तक हम लोग सॉल्यूशन के सीरीज में 9 लेक्चर तक पहुंच चुके हैं और हमने कंप्लीट करा है आपका आई थिंक राउल्ट्स लॉ कंप्लीट करा है आपका लास्ट लेक्चर तक। तो आज हम लोग राउल्ट्स लॉ से शुरू करके उससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन का लेक्चर शुरू किया जाए। लेक्चर 10। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10। सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10। आई थिंक सब कुछ सही है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलिए शुरू करा जाए। तो सॉल्यूशन के लेक्चर 10 में आज का हमारा होगा सबसे पहले राउल्ट्स लॉ ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है राउल्ट्स लॉ। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि राउल्ट्स लॉ जो होता है क्या कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई भी सॉल्यूशन बनाया जा रहा है किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाकर, है ना, और आपका सॉल्वेंट वोलेटाइल है इस तरह से, इसमें दो चीज़ें हैं, ए है एंड बी है। जनरली ए से हम लोग सॉल्वेंट को दिखाते हैं और बी से हम लोग सॉल्यूट को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में जो आपका वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का, मैं इसको PS लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू, है ना, P0A इंटू एक्स से होगा। P0A इंटू एक्स से होगा। हमने ऐसा पढ़ा है राउल्ट्स लॉ में, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड P0A इंटू एक्स से। आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हो, दिस PA वेपर प्रेशर ऑफ दिस PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट PA, है ना। बेसिकली आपका यही ये जो कंपोनेंट है जो वेपर बना रहा है और इसी के मोल फ्रैक्शन आपके सॉल्यूशन के ऊपर वेपर के फेज में होंगे और उसी के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, है ना। तो हम लोग उसको PA भी बोल सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट PA इक्वल टू P0A इंटू एक्स है। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमने करा था। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, कि राउल्ट्स लॉ कुछ अलग बात नहीं है, वो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है। तो हेनरीज लॉ में क्या पढ़े थे, है ना। हेनरीज लॉ में हमने पढ़ा था कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर ऑफ गैस, कोई भी गैस को अगर हम घुला रहे हैं किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो दैट इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है ना। ये कितना गैस लिक्विड में सोल्यूबल हुआ है उसमें उसका मोल फ्रैक्शन है और KH हेनरी कांस्टेंट होता है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा है। और दिस प्रेशर इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो देखो
अगर इन दोनों को मिलाओ तो यहां देखो ए का प्रेशर, वेपर प्रेशर है ना, जो कि गैसियस फेज में है, और ये ए का मोल फ्रैक्शन जो कि लिक्विड फेज में है। यहाँ भी गैस का प्रेशर है ना, जो कि गैसियस फेज में है, और यहाँ गैस का मोल फ्रैक्शन जो कि सॉल्यूशन फेज में है। दोनों आइडेंटिकल है, दोनों एक जैसा दिख रहा है। तो जब दोनों एक जैसा दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस फर्क क्या है, ये P0 A है और ये KH है ना, बस इसी का फर्क है। तो यदि है ना, यदि KH के बदले KH P0 A के बराबर हो जाए, सॉरी, अगर P0 A है ना, अगर P0 A KH के बराबर हो जाए है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, P गैस है ना, P गैस इक्वल टू आप लिख सकते हो, या हम लोग क्या बोल रहे हैं, P0 A KH के बराबर हो जाए तो इसको हम लिख सकते हैं कि PA इज KH X, ऐसा लिख सकते हैं, या इसका उल्टा भी यहाँ P0 A लिखा जा सकता है। मतलब दोनों पॉसिबल है ना। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक हेनरीज लॉ का ही केस है। फर्क ये है कि ये P0 क्या वैल्यू K से अलग है। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम ही है, अलग नहीं है। तो आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों इक्वेशन सेम है। इसलिए बोला जाता है कि राउल्ट्स लॉ क्या है, एक स्पेशल केस होता है हेनरीज लॉ का, जब आप KH का वैल्यू है ना, KH का वैल्यू P0 A के बराबर कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, हेनरीज लॉ ही क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा है ना। तो आप इसको दूसरे तरीका से सोच लो है ना, मैंने एक तरीका से ऐसा लिखा, तो आप दूसरे तरीका से सोच लो कि हेनरीज लॉ को आपको क्या बनाना है, राउल्ट्स लॉ। तो क्या करोगे, KH के बदले क्या करोगे, P0 A डाल दोगे है ना। तो आप इसमें आप पुट करोगे तो P गैस इक्वल टू P0 A है ना इंटू X गैस कर दोगे, ऐसा है ना। तो P0 A न लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, इसको P गैस P0 गैस लिखेंगे, तब जाके इस तरह का कन्वर्ट हो जाएगा है ना। तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ये दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है, बस फर्क यहाँ पे ये कांस्टेंट का है। और KH को हटाकर मैं P0 कर दूं तो बेसिकली यही बन जाएगा राउल्ट्स लॉ। तो इसीलिए बोला जाता है कि राउल्ट्स लॉ एक स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, किसी तरह का डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। तो है ना, चलिए उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर KH का वैल्यू P0 के बराबर कर दे तो यही हेनरीज लॉ राउल्ट्स लॉ बन जाएगा। तो देखो इसको हटाकर मैंने P0 कर दिया, दोनों देखो इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, तो कोई अलग नहीं है, सेम ही है ना, कोई अलग नहीं है, सेम ही है। थोड़ा इसको ग्राफिकल तरीका से देख लेते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी देख लेते हैं हम लोग इसको कि ये कैसे और कब है ना एक दूसरे के बराबर होगा। क्या स्पेशल केस है, जो स्पेशल केस की बात कर रहा है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने एक वेपर प्रेशर का कर्व बनाना है इस तरह से, ठीक है, जो हमने राउल्ट्स लॉ में बनाए थे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ XB और XA, यहाँ पे करता हूँ XA और XB, ठीक है।
एक्स बी एक्स ए। ध्यान दो, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1 कर देता हूँ। एक्स ए सॉल्वेंट है आपका, दिस इज सॉल्वेंट। ए आपको बताया जस्ट अभी कि ये सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट कर दिया मैं। और ये बी जो है आपका, ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ए 0 है, मतलब 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 होगा और इसका 1 होगा और इसका यहाँ पे 0 होगा। तो अगर मैं सपोज दैट वेपर प्रेशर का कर्व बनाऊँ तो कुछ इस तरह से वेपर प्रेशर का कर्व बनेगा, है ना। इस तरह से मान लो इस तरह का वेपर प्रेशर कर्व आ गया, है ना। अब इसमें अगर मैं देखूं कि मैं इसका एक कर्व बनाता हूं राउल्ट्स लॉ का, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए का कर्व बनाता हूं, एक ही का कर्व बनाता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ ए का कर्व बनाता हूं। तो ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ ए, किसी एक ही का करता हूँ। बी तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है, तो बी के बारे में हम सोचते नहीं हैं। बी के बारे में, बी तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है, अभी जस्ट बताया था कि बी नॉन वोलेटाइल है और उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं ऐसा। तो बी नॉन वोलेटाइल है, बी गैस नहीं है, ऐसा सोचो। नहीं नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बी भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हेनरी की बात कर रहे हैं, तो हेनरी लॉ की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूट वहाँ पे गैस होता है जो कि सोलूबल होता है, और गैस जो होता है वोलेटाइल होता है। तो आप सॉल्यूट को भी वोलेटाइल बनाना है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल नहीं, वो भी वोलेटाइल है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को कोरिलेशन कर रहे हैं। तो दोनों कोरिलेट करना सीख रहे हैं, तो दोनों को वोलेटाइल मानना है आपको। अब यदि हेनरीज लॉ का कर्व बनाया जाए, देखो ये हो गया राउल्ट्स का कर्व, राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट्स लॉ कहता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक क्या पहुँचेगा, पी नॉट ए तक पहुँचेगा कर्व। ये तुम्हारा प्रेशर का कर्व है ये। तो ये एक तरह का y इक्वल टू एम एक्स प्लस y इक्वल टू एम एक्स वाला कर्व हो गया, है ना। प्रेशर यानी पी ए हो गया, ये वेपर प्रेशर वाला कर्व है ये, और कांस्टेंट है ये पी नॉट, और x मोल फ्रैक्शन। तो 1 हो गया मोल फ्रैक्शन, तो मैक्सिमम पी नॉट ए तक आ जाएगा ये। अब चलिए हेनरीज लॉ का कर्व बनाते हैं। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस जो होता है ना, प्रेशर ऑफ गैस जो होता है आपका KH इंटू एक्स गैस होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं प्रेशर की बात करूं, है ना, प्रेशर की बात करूं जो वोलेटाइल है ना, मतलब बी गैस की बात करता हूं, है ना, बी गैस की बात करता हूं। ये बी जो है गैस है, ये मान लो बी क्या है, गैस। तो अगर मैं ये बोलूं कि पी बी इक्वल टू KH, है ना, इंटू एक्स बी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कुछ इसका कर्व ऐसा कुछ बनेगा। इसको एक्स्ट्रापुलेट कर दो, मतलब यहाँ तक ये कट करेगा, है ना, यहाँ तक ये कट करेगा। अब देखो यहाँ पे ज़रा समझने का कोशिश करना कि ये जो है कर्व, ये किसका है, हेनरीज लॉ का कर्व है, हेनरीज लॉ कर्व है। और ये जो है कर्व, ये बीच वाला जो कर्व है, ये वेपर प्रेशर का कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व है, प्रेशर कर्व है ओवर सॉल्यूशन, ओवर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर का प्रेशर है ना। थोड़ा सा रियलिस्टिक से अलग होता है ना। आपको अभी पढ़ाऊंगा कि कैसे, है ना, कोई सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर इस तरह से आता है, जबकि आना चाहिए था ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे ध्यान दो
कि अगर ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का कर्व है, ये राउल्ट्स लॉ का कर्व है, ये वाला हेनरीज लॉ का कर्व है, तो देखो हेनरीज लॉ को कर्व, ये जो वेपर प्रेशर वाला कर्व है वो कहाँ टच कर रहा है, ये टेंजेंशियली टच कर रहा है यहाँ पे, मतलब दोनों मर्ज कर रहा है इतने रीजन में, मतलब इस रीजन में वेपर प्रेशर और हेनरीज लॉ दोनों इक्वल रिजल्ट दे रहे हैं, दोनों इक्वल प्रेशर दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ दोनों क्या है, वेपर प्रेशर और मतलब वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ के थ्रू वेपर प्रेशर आ रहा है और हेनरीज लॉ के थ्रू जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, जिस जो लगा रहे हैं ऊपर से गैस के ऊपर जिससे डिजॉल्व हो रहा है, वो दोनों इक्वल है ना, वो दोनों इक्वल है। यानी कि उस केस में P0A और KH का वैल्यू सेम होगा, तो ये एक रीजन यहाँ पे है, दोनों जब सेमी प्रेशर दिखा रहे हैं इस रीजन में, है ना, वेपर प्रेशर है ये। अब ये राउल्ट्स लॉ को कब फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला वेपर प्रेशर का कर्व कब फॉलो कर रहा है राउल्ट्स लॉ को, यहाँ देखो इस रीजन में वेपर प्रेशर जो है प्योरली राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर हेनरीज लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इस रीजन में वेपर प्रेशर हेनरीज लॉ को फॉलो करता है और इस रीजन में वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, कब ये फॉलो कर रहा है, तो देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है टेंड्स टू 1 हो रहा है। मतलब अगर सारा मतलब कहने का मतलब हुआ कि गैस जो है सारा का सारा, है ना, गैसियस फेज में सॉल्यूशन में आया ही नहीं है, वो घुला ही नहीं है, तब आपका हेनरीज लॉ काम करता है। और जब यहाँ पे देखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट टेंड्स टू 1 है, मतलब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वहाँ पे घुला ही नहीं है, वहाँ पे कहने का मतलब गैस घुला ही नहीं है सॉल्वेंट में, तो उस केस में वो क्या काम कर रहा है, देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वो उस केस में ये वेपर प्रेशर और ये वेपर प्रेशर का कर्व है राउल्ट्स लॉ को टच कर रहा है ना। इसका मतलब राउल्ट्स लॉ तभी वैलिड होगा जब सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सॉल्वेंट होगा, और हेनरीज लॉ तभी अप्लीकेबल होगा जब, है ना, जब क्या हो, यहाँ पे देखो सॉल्वेंट हो ही नहीं, सारा का सारा गैस हो। मतलब आप समझ सकते हो कि हेनरीज लॉ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमें गैस को घुलाना होता है ना, गैस को घुलाना होता है, तो वही तो बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पूरा गैस ही है और उसको हम घुला रहे हैं, तब यहाँ पे देखो हेनरीज लॉ के कर्व को फॉलो कर रहा है वेपर प्रेशर वाला कर्व। और यहाँ वाला किसको फॉलो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को डाइल्यूट केस में, है ना, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। तो यही एक कर्व रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा लॉ किस केस में फॉलो करता है। तो जब पूरी तरह से गैस, मतलब गैस को हम घुला रहे होते हैं तो उसका हम गैस का प्रेशर मेजर करते हैं और गैस के प्रेशर को बढ़ाते हैं, तब जाके घुलता है। तो ये गैस के लिए होता है ना, जब घुला नहीं है कंप्लीटली तब, और ये घुला है गैस लेकिन वेरी कम, बहुत ही कम घुला है और सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, उस केस में आप, है ना, उस केस में राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन पे अप्लीकेबल होता है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। तो यही है राउल्ट्स लॉ, अ स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये वाला कर्व बना लेना, है ना, और इस कर्व के माध्यम से यही समझाया गया है कि कौन से केस में हेनरीज लॉ, है ना, हेनरीज लॉ और वेपर प्रेशर दोनों, है ना, आइडेंटिकल होते हैं। हेनरीज लॉ और वेपर प्रेशर दोनों आइडेंटिकल होते हैं हेनरीज लॉ के थ्रू प्रेशर, और कौन से केस में वेपर प्रेशर जो होता है राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये वाली बात हो गई, है ना। तो इस तरह से आपका ये राउल्ट्स लॉ ख़त्म होता है। अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पे हम लोग बातें करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में देखो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल
सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है ना, तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है ना। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, फॉलो राउल्ट्स लॉ, है ना, राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। जो फॉलो नहीं करेगा, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, है ना, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब ये फॉलो कहने का मतलब क्या है, मतलब राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। जैसे कि राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन कहता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ना, उसके वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इनटू, है ना, उसका मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट के बराबर होता है, ऐसा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है, तो ऐसा अगर नहीं है तो ये नहीं फॉलो करेगा। अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं, बाइनरी सॉल्यूशन कहने के मतलब उसमें दो कंपोनेंट है और दोनों वोलेटाइल है। अब इसमें मैंने क्या माना था, इसमें एक दो कंपोनेंट, ये भी बाइनरी सॉल्यूशन का केस है, बट इसमें दूसरा वाला कंपोनेंट वोलेटाइल नहीं था, तो केवल एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल था, उसी की वजह से प्रेशर आया और उसी के प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर कहलाया। तो अगर मैं दूसरा केस लेता हूं कि सॉल्यूशन का प्रेशर बाइनरी सॉल्यूशन के केस में, इन दैट केस जब दोनों वोलेटाइल हो, ए और बी दोनों वोलेटाइल हो, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो, तो उसको क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है ना, ऐसा वाला कल वाला लास्ट क्लास वाला। तो ये मतलब ये दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, दोनों के प्रेशर बनेंगे तो दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। तो अगर ये फॉलो करता है तो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होता है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए, है ना, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये राउल्ट्स को फॉलो नहीं करता है और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी दो पार्ट्स होते हैं, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह से डिवाइड होते हैं। एक निगेटिव, देखो अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसा सोचो कि अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है राउल्ट्स लॉ को, मतलब इसके बराबर दोनों का सम करने के बाद प्रेशर इसके बराबर नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या तो इन दोनों प्रेशर के सम से ज़्यादा है या इन दोनों प्रेशर के सम से कम है ना, इन दोनों प्रेशर के सम से कम है। तो अगर कम है तो उसको निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, और यदि ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो दो चीज़ें होता है, निगेटिव डेविएशन, है ना, दिख रहा है क्या इधर, हाँ दिख रहा है, थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो इसको बोलते हैं निगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये दो तरह का सॉल्यूशन, निगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये दो तरह का केस यहाँ बनता है ना। तो इस तरह से इस तरह से क्लासिफिकेशन है आपका सॉल्यूशन का, और एक एक करके हम लोग सारे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किसमें वेपर प्रेशर किस तरह से आता है और किस टाइप के सॉल्यूशन इस तरह के सॉल्यूशन कहे जाते हैं। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। आ जाते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। आइडियल सॉल्यूशन,
आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ए, इसमें ए भरा हुआ है, मान लो कोई ए कंपोनेंट भरा हुआ है और इसमें प्योर बी है। अब इन दोनों को जब मिलाया गया तो ये सॉल्यूशन बना ए बी, इसे मिक्स्ड हो गया। अब देखो हो क्या रहा है, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करा। सॉल्यूशन बनाने से पहले ये कंटेनर में ए था तो ए के बीच इंटरेक्शन हो रहा था और यहाँ बी के बीच का इंटरेक्शन हो रहा था। जब ये सॉल्यूशन में आ गया तो ए और बी के बीच इंटरेक्शन होना शुरू हो गया। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि इन ए और बी के बीच का इंटरेक्शन कैसा होता है विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। अगर ए एंड बी का इंटरेक्शन एज इट इज रहे ए बी के जैसा, मतलब ए बी का इंटरेक्शन जो रहे एज इट इज ए और बी के इंटरेक्शन जैसा रहे, तो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनता है ना। अगर इसको माइक्रो लेवल पर सोचा जाए तो इस तरह की बातें होगी। तो यदि ए का इंटरेक्शन इक्वल है ना, ए का इंटरेक्शन इक्वल टू बी का इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी का इंटरेक्शन हो जाए, ये तीनों का इंटरेक्शन अगर बराबर है ना, मतलब इस तरह से, या ऐसा बोल सकते हो कि ए बी का इंटरेक्शन ए के इंटरेक्शन या ए बी का इंटरेक्शन बी के इंटरेक्शन के ही जैसा है, तो इस केस में सॉल्यूशन जो बनता है वो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। आइडियल सॉल्यूशन बनता है और आइडियल सॉल्यूशन बनता है और आइडियल सॉल्यूशन के साथ साथ है ना, आइडियल सॉल्यूशन के साथ साथ इसके मतलब इसमें कुछ मतलब जैसे ही आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो आइडियल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, वो दिखने लगता है, वो दिखता है, ठीक है, वो दिखता है। जैसे ध्यान देना क्या क्या प्रॉपर्टी दिखेगा। जैसे जब दो चीज़ें मिक्स होता है तो हो सकता है उनके वॉल्यूम में चेंज है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा भी मिक्स, है ना। मतलब जब मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तो उनके वॉल्यूम में, है ना, हो सकता है कि इसका वॉल्यूम V1 हो और इसका वॉल्यूम V2 हो, तो अब होना चाहिए था बाकायदे से इसका V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम एडिटिव क्वांटिटी जैसा ही होता है तो ऐसा होना चाहिए था। बट अगर ये दोनों मिक्स हुए और इंटरेक्शन बढ़ गया या घट गया तो ये जो इसका जो वॉल्यूम होगा, मान लो ये V3 होगा, तो ये V3 V1 प्लस V2 के बराबर नहीं होगा अगर इंटरेक्शन बढ़ गया तो, है ना। तो ये डेल्टा V मिक्स बेसिकली क्या है, V3 माइनस V1 प्लस V2 है। V3 मिक्स क्या है, सॉरी डेल्टा V मिक्स क्या है, V3 माइनस V1 प्लस V2 है। अब ये आइडियल के केस में क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इंटरेक्शन दोनों का एज इट इज रहता है, ना बढ़ता है इंटरेक्शन ना घटता है। तो जितना वॉल्यूम ए ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना वॉल्यूम ए ऑक्यूपाई कर रहा है, तो दोनों मिलके दोनों के सम के बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि V3 जो होगा यहाँ पे, इस केस में जो V3 होगा, इस केस में जो V3 होगा V1 प्लस V2 के बराबर ही होगा। तो डेल्टा V मिक्स क्या आ जाएगा, 0। उसी तरह से अगर मिक्सचर है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी क्या होता है, 0 होता है ना। ये भी क्या होता है, 0 होता है आइडियल के केस में, क्योंकि किसी तरह का इंटरेक्शन में बदलाव नहीं होता है। तो जब इंटरेक्शन में बदलाव नहीं होता है तो ना तो हीट रिलीज होता है, न ही हीट गेन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स वाई ये डेल्टा H मिक्स क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर क्या होता है, 0 होता है। तो ये दोनों आप याद रखोगे, ये दोनों क्या होता है, 0 होता है ना। इंटरेक्शन समान रहता है, बदलता नहीं है, इंटरेक्शन एनर्जी सेम ही रहता है। बट नॉन आइडियल के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे बिल्कुल अलग होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ इतना कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल के केस के बारे में। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हो गया।
लेकिन आइडियल केस को पूरा तरह से फिनिश करते हैं, है ना, थोड़ा ग्राफ्स वगैरह भी देख लेते हैं तो इसको ख़त्म करते हैं। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो अभी बताया कि आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि अगर मैं मान लूँ ए और बी से बना है वो, तो पी ए इक्वल टू, है ना, पी ए इक्वल टू मैं लिखूँगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इक्वल टू लिखूँगा, है ना, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और टोटल प्रेशर यानी सॉल्यूशन का प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। तो ये दोनों होगा। अब इनको जब ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा, है ना, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देंगे। ये आपका, है ना, एक्स ए मान लेता हूँ, एक्स ए यहाँ पे, एक्स बी यहाँ पे, एक्स बी यहाँ पे, 0 यहाँ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। और ये अगर मान लो ए वोलेटाइल ज़्यादा है तो ए कुछ ऊपर जाएगा, और बी कम वोलेटाइल है तो बी कुछ नीचे आएगा। तो इस तरह से ये वाला कर्व हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तो इस तरह से आएगा। और अब दोनों का सम करना है, तो बेसिकली क्या बताया था आपको, ये पी नॉट बी हो गया और ये पी नॉट ए हो गया। तो दोनों का सम आपको बताया था कि ये दोनों का एडिशन होता है यहाँ, और यहाँ का एडिशन होता है जो कि कुछ यहाँ पॉइंट आता है, फिर यहाँ और यहाँ का एडिशन होता है, कुछ यहाँ पॉइंट आता है। तो ये दोनों का सम करोगे, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा। और बेसिकली दिस इज नथिंग बट पी एस, है ना। तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन का कर्व। ये आइडियल सॉल्यूशन का कर्व इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, जब यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में और दोनों वोलेटाइल होते हैं। तो ये रहा ओवरऑल केस राउल्ट्स लॉ का। अब एग्जाम्पल की कुछ बात कर लेते हैं कि कैसे सॉल्यूशन ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो जैसे अगर आप, है ना, बेंजीन एंड टॉल्यूइन को मिक्स करते हो, है ना, ये दोनों को मिक्स करते हो, तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो आइडियल नेचर का होता है। मतलब इन दोनों के मिक्स करने से किसी तरह का इनके बीच इंटरेक्शन बढ़ नहीं जाता है, नहीं घट जाता है। जैसा पहले होता है वैसा ही इंटरेक्शन रह जाता है। जैसे बेंजीन और बेंजीन अगर प्योर है तो बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होगा, प्योर टॉल्यूइन है तो टॉल्यूइन मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होगा। और जब दोनों मिक्स करे जाएंगे तो दोनों के बीच इंटरेक्शन शुरू होगा। तो पहले जैसा इंटरेक्शन हो रहा था, आज भी सॉल्यूशन में आने के बाद इन दोनों के बीच वैसा ही इंटरेक्शन होता है। इसलिए इनके डेल्टा भी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स 0 होते हैं, इंटरेक्शन बदलता नहीं है, सेम रहता है, और वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ होगा। अब आप समझ सकते हो कि राउल्ट्स लॉ को क्यों फॉलो करता है ना, क्योंकि जिस अगर ये प्योर अवस्था में था तो इस वाला इक्वेशन को फॉलो करता, इस वाला इक्वेशन को फॉलो करता, और जब दोनों सॉल्यूशन में आ गए तो एक दूसरे से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इंटरेक्शन कोई बदल नहीं रहा है। तो जिस रेट में पहले वेपर बन रहे थे आज भी उसी रेट में वेपर बनेंगे, है ना, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच वही फोर्स है जो पहले था, है ना। तो उनके वेपर बनने के रेट में प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, जो पहले था आज भी रहेगा। इस वजह से ये इस तरह का बनाएंगे। क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए नोट कर लिए हो गया आप लोग। तो ये सारा चीज़ रहा। अब हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल वाला सॉल्यूशन के बारे में। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। और भी एग्जांपल हो सकता है बहुत सारा, जैसे नॉर्मल, है ना, पेंटेन हो गया, है ना, पेंटेन हो गया, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन हो गया। तो ऐसा कुछ बोल सकते हो, मतलब कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें इंटरेक्शन चेंज नहीं होगा, है ना, मतलब किसी भी तरह का फोर्स बढ़े ना तो घटे, ऐसा कुछ। तो मैं ऐसा ही रखता हूँ इसको। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन
नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले निगेटिवली पॉजिटिवली डेविएशंस के साथ, पॉजिटिवली है ना डेविएटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो चलिए बात करते हैं पहला पॉइंट। देखो इसमें क्या होता है, जब आपने मिलाया होगा ए और बी को, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, तो ये बी है आपका, और इसमें ए के बीच इंटरेक्शन हो रहा था, इसमें बी के बीच इंटरेक्शन हो रहा था। तो जैसे ही ये सॉल्यूशन में आया तो इसमें ए एंड बी के बीच इंटरेक्शन शुरू हो गया, ए एंड बी के बीच इंटरेक्शन शुरू हो गया, है ना, ए एंड बी के बीच इंटरेक्शन शुरू हो गया, ये सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो निगेटिव डेविएशन में ये होता है कि ए एंड बी के रेस्पेक्ट में ये जो इंटरेक्शन होता है ए बी का, वो ज़्यादा हो जाता है। ए बी का इंटरेक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा। इंटरेक्शन मतलब ऐसा समझो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, है ना। पहले ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जैसे ही मिला ए बी तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। इस वजह से क्या बनता है, निगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन बनता है। तो आप सोच सकते हो कि अगर मान लो इसका V1 वॉल्यूम है, इसका V2 वॉल्यूम है, और ये बना तो V3 आया, तो V3 है ना, क्या V1 और V2 के बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा? तो नहीं, बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ा, तो इंटरेक्शन से क्या होगा, पहले सोचो कि पहले ये ए इतने दूरी पे थे, बी इतने दूरी पे थे, तो इंटरेक्शन आने के बाद ये थोड़ा खींच के लेके आएगा और एक दूसरे के और पास नज़दीक आ जाएगा, मतलब ये दूरी ज़्यादा नहीं रहेगा, कम हो जाएगी दूरी, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम जाएगा, है ना। V1 प्लस V2 कहीं, मतलब V3 कहीं V1 प्लस V2 से क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में क्या होगा, V3 जो होगा कहीं लेस देन V1 प्लस V2 होगा, V1 प्लस V2 होगा। तो डेल्टा V मिक्स जो आएगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, है ना, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या आएगा आपका, V3 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि V1 प्लस V2, ये जो आएगा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ऑब्वियसली ये कम है इससे, तो घटेगा तो निगेटिव ही आएगा। तो डेल्टा V मिक्स इसमें निगेटिव होता है। अगर हम लोग डेल्टा H मिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, डेल्टा H मिक्स निगेटिव ही होगा। इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, कि देखो इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो आप लोगों को पढ़ाया था बहुत पहले कि इंटरेक्शन बढ़ता है तो जनरली एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, एनर्जी क्या होता है, घटता है। तो जब ये सॉल्यूशन बना होगा तो काफ़ी एनर्जी रिलीज हो गया होगा, तो इसके पास एनर्जी क्या बचा होगा, है ना, इसके पास एनर्जी कम बचा होगा विथ रेस्पेक्ट टू इन दोनों के पास। तो अगर इन दोनों का एनर्जी का सम करा जाए और इसका एनर्जी में से माइनस करा जाए तो ऑब्वियसली क्या आएगा, वो निगेटिव आएगा, है ना। मान लो कि ये H3 है वॉल्यूम जैसा, और ये H1 है और ये H2 है, और H3 क्या हुआ है, जब इन दोनों को मिक्स करा गया तो एनर्जी निकला, तो ऑब्वियसली H3 क्या होगा, लेस देन H1 प्लस H2 होगा, है ना, लेस देन H1 प्लस H2 होगा। तो जो डेल्टा V मिक्स आएगा आपका, तो H3 माइनस H1 प्लस H2 आएगा, जो कि क्या आएगा, है ना, ये चूँकि ज़्यादा है, ये कम है, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव ही आएगा। तो ये डेल्टा H मिक्स भी क्या आता है, निगेटिव आता है। और अगर बात किया जाए डेल्टा S का, है ना, तो वो सब तो पॉजिटिव ही रहेगा। डेल्टा S और डेल्टा G, ये दो थर्मोडायनेमिक्स की बात करा जाए तो हमेशा सॉल्यूशन तो चूंकि बन ही रहा है, सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा S तो पॉजिटिव ही होता है और डेल्टा G हमेशा निगेटिव ही होता है। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, है ना। डेल्टा H मिक्स क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है, तो ऐसा भी याद कर सकते हो कि अच्छा
ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये सब कुछ बात कर रहा हूँ निगेटिवली डेविएशन का, और मैं लिखा हूँ यहाँ पे पॉजिटिवली डेविएशन। तो ये सॉरी, आप सबको निगेटिव डेविएशन कर लेना, है ना। मैं निगेटिव डेविएशन सोच के ही सारा कुछ कर रहा था। चलिए ठीक है, ओके, है ना। ये निगेटिव डेविएशन है बेटा, है ना। आप नेगेटिव डेविएशन कर लेना, मैं वही सोच के कर रहा था लेकिन लिख दिया था यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन बाय मिस्टेक, है ना। तो आप सब चीज़ को निगेटिव डेविएशन मान के चलना कि निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है दोनों के सम से कम हो जाता है, इसलिए डेल्टा भी निगेटिव हो जाता है। उसी तरह से डेल्टा एच भी क्या हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाता है, तो फाइनल एनर्जी कंटेंट इसमें कम है इन दोनों का सम से, इसलिए ये भी क्या आता है, निगेटिव आता है। और ये तो पॉजिटिव ही होगा और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है स्पॉन्टेनियसली, दैट्स वाई ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इसी तरह का होंगे। चाहे आइडियल के केस में भी यही दोनों थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होगा, आइडियल वाला सॉल्यूशन के केस में उसमें भी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी निगेटिव होगा, है ना। अब आते हैं ग्राफ्स के ऊपर निगेटिव वाला के केस में। तो देखो निगेटिव वाला केस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बेसिकली इसके बराबर नहीं होगा, ना ही इसके बराबर होगा। अब जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, चूंकि निगेटिव डेविएशन है तो यहाँ पे आप देखे हो कि इंट्रैक्शन बढ़ गया है, तो इंट्रैक्शन बढ़ने से जो वेपर बनने का टेंडेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। वेपर बनने का टेंडेंसी कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा कि बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब कैलकुलेटेड से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। अगर मैं मानता हूँ ये वेपर प्रेशर है तो ये वाला कैलकुलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं कम होता है ना। क्या हो जाता है, ये कहीं ना कहीं कम होता है, ये ज़्यादा होता है ना, नहीं ये कम होता है और ये ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं ये कम होता है और ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिड्यूस हो जाता है, कम जाता है ना, ये कम जाता है। अब जब इसका सम भी करते हैं, है ना, ये सम भी करते हैं, तो ये जो सम आता है कहीं ये जो सम आता है ये तो इक्वल ही रहेगा, ये जो सम आता है ये कहीं क्या होगा, ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा, कैलकुलेटेड वाला ज़्यादा होगा और ये दोनों कम आएगा। रियल ये वाला जो है रियल प्रेशर है ना, रियल वेपर प्रेशर है, तो ये वाला कैलकुलेटेड है, इससे क्या है, कम आएगा। रियल वाला क्या आएगा, कैलकुलेटेड वाला से कम आएगा। दिस इज कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, दिस इज कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, है ना, वो कम आएगा। तो ये फाइनली जब सम होगा तो टोटल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कैलकुलेटेड से कम आएगा, और ये वाला रियल है मतलब तो रियल वाला कम आएगा, ये वाला कैलकुलेटेड है तो कैलकुलेटेड से कम आएगा। मतलब कुछ इस तरह का कर्व दिखेगा, है ना। ओवरऑल कर्व तो ऐसा ही कुछ होगा, बट ये क्या होगा, कम आएगा। अब देखो एक वेपर प्रेशर कायदे से ये होना चाहिए था, बट उससे टोटल वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा, नीचे की तरफ आएगा, है ना। टोटल यहाँ पे भी क्या आएगा, जो राउल्ट्स लॉ का कर्व था ये वाला था, बट उससे क्या होगा, नीचे आएगा, थोड़ा कम प्रेशर आएगा, है ना। उससे नीचे आएगा, बी का भी प्रेशर थोड़ा नीचे आएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, कम जाता है ना। थ्योरेटिकली क्या होगा, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। थ्योरेटिकली ये होना चाहिए था, थ्योरेटिकली ये होना चाहिए था, थ्योरेटिकली ये होना चाहिए, रेड वाला होना चाहिए था, बट वो सब क्या हो रहा है ना, नीचे थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस हो जा रहा है, हाँ, ब्लैक वाला कर्व दिखा रहा है रिड्यूस प्रेशर, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है इसको निगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ से नीचे चला गया, निगेटिव डेविएशन में चला गया, निगेटिवली शिफ्ट हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड निगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा है ना, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हैं, मैं मिटा देता हूँ इधर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हैं, जैसे एसीटोन की बात कर सकते हैं, एक मिनट। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हैं हम लोग, जैसे एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ, देखो ये क्या है, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब पोलर है तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, है ना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेगा। बट
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक नॉर्मल इंटरेक्शन होता है, उससे कहीं मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड का फोर्स होता है। तो अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है। जैसे यहाँ पे इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगा। यहाँ पे एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगा इस तरह से। देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन, तो जहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह से दिखता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनता है, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, HB हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है कि नॉर्मल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो इंट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि अगर ये एसीटोन था तो वहाँ पे एसीटोन में क्या हो रहा था, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी है ना, यहाँ भी क्या हो रहा है तुम्हारा, क्लोरोफॉर्म में भी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है। तो डाइपोल इंट्रैक्शन से जब दोनों मिक्स हो गए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक पहुंच गए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्ट्रॉन्गर फोर्स एंड अ स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन देन डाइपोल डाइपोल, दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म निगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, है ना। तो ये निगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल आपको। तो इसी तरह से हम चेक करते हैं कि इंट्रैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर इंट्रैक्शन बढ़ जाता है इस तरह का तो हम लोग बोलते हैं कि निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले, है ना। पॉजिटिव डेविएशन वाला देखते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाला देखते हैं, पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे सेम ही कहानी है, बस चीज़ें बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे AA के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ BB के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों को मिक्स करा गया, AB बन गया, तो AB के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे AB का बीच का जो इंटरेक्शन होगा लेस होगा AA एंड BB से। मतलब जब केवल सिंगल A था, जब सिंगल B था, मतलब सॉल्यूट अलग था, सॉल्वेंट अलग था, है ना, तो उन दोनों सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन था वो कहीं ज़्यादा था जब वो सॉल्यूशन में आए, है ना। मतलब सॉल्यूशन में आने के बाद उनके बीच का इंटरेक्शन क्या हो गया, कम गया, उनकी दोस्ती कम गई, है ना, दोस्ती बढ़ी नहीं, इंटरेक्शन बढ़ा नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा, जब इंटरेक्शन कम जाएगा तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे पार्टिकल तो अब ज़्यादा स्पेस घेरेगी। मतलब ये जो अगर मैं बोलूँ V1 और ये बोलूँ V2 वॉल्यूम, है ना, और ये बनाया है मिलने के बाद V3, तो कहीं V3 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल दूर दूर चले गए। तो ऑब्वियसली V3 इज ग्रेटर देन V1 प्लस V2 होगा, है ना, दूर चले जाएंगे। तो जब ये ऐसा हुआ, इंट्रैक्शन घटा, तो इस तरह का प्रभाव पड़ा। तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा डेल्टा V मिक्स के ऊपर, मतलब सॉल्यूशन का डेल्टा V मिक्स के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा कि V3 माइनस V1 प्लस V2 करा जाए तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उसी तरह से इंट्रैक्शन घट गया, मतलब एनर्जी, अब देखो इंट्रैक्शन घटता है तो उनको एक साथ जोड़े रखने के लिए कुछ एनर्जी लगता है, मतलब एनर्जी लगेगा इसमें, है ना। तो डेल्टा H मिक्स क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा H मिक्स पॉजिटिव हो जाएगा। आप समझ सकते हो, है ना, कि इन दोनों के बीच इंटरेक्शन पहले खुद जब अकेले अकेले थे तो ज़्यादा था, जब पास में आया तो इंटरेक्शन कम गया, तो इंटरेक्शन कम गया तो उसको बांधे रखने के लिए हमें बाहर से एनर्जी तो देना पड़ेगा ना, है ना। तो एनर्जी इसमें इंटेक किया, तो फाइनल एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगा, अगर मैं H3 बोलूँ तो और इसको बोलूँ H1 और इसको बोलूँ H2, तो कहीं H3 ज़्यादा होगा, H3 कहीं ज़्यादा होगा H1 प्लस H2 से। तो अगर माइनस करा जाए H3 माइनस H1 प्लस H2 करा जाए तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा H मिक्स क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और वो दो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की बात करें, डेल्टा G तो निगेटिव ही होगा और डेल्टा S पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि, है ना, सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन होगा ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये तो होगा ही। तो ये दोनों इसी तरह का आएगा सारे केस में, पॉजिटिव, निगेटिव, आइडियल के केस में ये वाला दोनों सेम ही रहेगा।
अब आते हैं राउल्ट्स लॉ के ऊपर। तो राउल्ट्स लॉ का जो प्रेशर होगा वो कहीं रियल वाले से कम हो जाएगा। हमने राउल्ट्स लॉ से तो हमने प्रेशर ये कैलकुलेट करा P नॉट इंटू एक्स से, बट P नॉट इंटू एक्स से प्रेशर नहीं होगा, रियल प्रेशर कहीं ज़्यादा होगा P नॉट इंटू एक्स से, मतलब ये ग्रेटर होगा, इससे ग्रेटर होगा, है ना। तो ये दोनों का सम करेंगे तो रियल प्रेशर कहीं क्या होगा, इन दोनों के सम से ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा, जो निगेटिव डेविएशन है कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगा प्रेशर, अब नीचे ना आके अब क्या हो जाएगा, अब ये ग्राफ जो है रेड वाला नीचे जो आ रहा था, अब रेड वाला नीचे ना आके, मतलब जो ग्राफ था निगेटिव डेविएशन में जा रहा था, अब ये पॉजिटिव डेविएशन में जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, मतलब ये इस तरह का। अगर ये आइडियल की कर बनाऊँ तो ये आइडियल वाला हो गया। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, टोटल प्रेशर ओवर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, बी कंपोनेंट का ऊपर हो जाएगा, ए कंपोनेंट का भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो ये वाला प्रेशर आ जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ P नॉट बी और ये बोलूँ P नॉट ए, है ना, और इधर बना देता हूँ ये PS हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया एक्स बी इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स ए इक्वल टू यहाँ 0 और एक्स बी इक्वल टू 0 यहाँ पे। अब ये सोच सकते हो कि अरे सब यार सॉल्यूशन में तो दो ही कंपोनेंट है ना, तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे इसका 0 है तो इस साइड जाते जाते ये 1 तक मैक्सिमम जाएगा और इसका इधर जाते जाते 1 तक जाएगा। जैसे ही ये 1 आया ये प्योर स्टेट में बन गया तो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर आ जाएगा, और जैसे ही ये जाएगा प्योर स्टेट में आ गया तो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर बन जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने यही किया था, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो देखो रियल गैस का रियल जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कैलकुलेटेड वाला जो ब्लैक वाला उससे कहीं ज़्यादा ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया हर एक कंपोनेंट का। दैट्स वाई टोटल वाला भी ऊपर चला जाएगा। तो यही है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और यही सारा कर्व है, यही सारा कैलकुलेशंस है, यही सारा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। तो मैंने सारा कुछ बताने का कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ समझ में आया होगा, कोई किसी को डाउट नहीं रहा होगा। चलिए तो आज और हाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो अक्सर पूछे मतलब जाते हैं, तो एक बार देख लेना वो चीज़ें। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो जैसे वाटर H2O, है ना, H2O। अगर H2O में मैं मिला दूँ सपोज दैट अल्कोहल, है ना, अल्कोहल मिला दूँ, इथेनॉल मिला दूँ, C2H5OH मिला दूँ, तो होगा क्या। देखो पहले H2O था ना, H2O था, तो आपको पता है H2O जो होता है ना, H2O में 4 साइड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये 4 तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे पहले, लेकिन जैसे ही ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके बीच कहीं आ जाएगा, तो ये वाला जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का साइट है ये कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। हालांकि ये भी 3 करता है, तो ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करने का कोशिश करेगा, तो इंटरेक्शन को क्या करेगा, कम करेगा, जिस वजह से है ना, जिस वजह से क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन कमेगा, है ना, तो पार्टिकल के बीच होल्ड कम हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट करना ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, जो हम थ्योरेटिकली देख रहे थे, उससे कहीं प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यही वजह है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉजिटिव डेविएशन आप देख पाओगे इस तरह से, पॉजिटिव डेविएशन आप देख पाओगे इस तरह से। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से आप हर चीज़ सोच सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे
कि ये जो पॉजिटिवली डेविएटेड और निगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन होते हैं किस किस तरह के और मिक्सचर बनाते हैं, है ना, किस किस तरह के मिक्सचर बनाते हैं। तो जैसे कि, है ना, ये एक तरह का मिक्सचर बनाता है जिसको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाला एक बनाता है, एक निगेटिव डेविएशन वाला बनाता है, तो वो हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम एक फिनिश करेंगे और हम लोग लास्ट टॉपिक आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। और वही इस चैप्टर का सबसे मेन चीज़ होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जल्दी से फिनिश करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग बेटा यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।